प्यारे विद्यार्थियों, आज बात कर रहे हैं हम एक नया जो टॉपिक है वो है साझेदारी का परिचय। अब साझेदारी का जो परिचय है, ये जो लेसन है आपके कॉमर्स से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में लागू होता है, चाहे वो 12वीं हो या फिर फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हो या अकाउंटेंट हो, सभी में लागू होता है। तो जैसे साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणाएं और उसका जो सामान्य परिचय। तो सबसे पहले परिचय में बात करते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत पर लागू होता है। कब से लागू है? अभी 1 अक्टूबर 1932 को। साझेदारी अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से लिया गया है। ये जो साझेदारी अधिनियम है ये किससे लिया गया है? अनुबंध अधिनियम 1872 से। साझेदारी की स्थापना क्यों की गई भी? क्या उद्देश्य था कि साझेदारी की स्थापना की आवश्यकता हो गई? तो हमें भी बताया कोई न कोई जो कमी होती है किसी में, उस कमी को दूर करने के लिए किसी नई चीज़ की स्थापना की जाती है। तो उसी प्रकार साझेदारी की स्थापना जो हमारा एकांकी व्यापार है उस व्यवसाय की कुछ कमियां हैं। कौन सी कमियां? जैसे सीमित पूंजी हो, सीमित प्रबंध हो, जोखिम हो, अनिश्चित अस्तित्व को दूर करने के लिए की गई है। किसकी स्थापना? साझेदारी की स्थापना। कौन कौन सी है? एकांकी व्यापार की कुछ कमियां थी, जैसे सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध, जोखिम, अनिश्चित अस्तित्व है, इनको दूर करने के लिए साझेदारी की स्थापना की गई। अब बात करते हैं परिभाषा। तो साझेदारी की जो परिभाषा है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में दी गई है। परिभाषा किस में? अभी 4 के अनुसार है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो व्यक्ति व्यापार करना चाहते हैं, उनके बीच का संबंध है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं। इन व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हो गए जिनका संचालन, जो व्यापार का संचालन है, उन सभी के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। ये व्यापार है वो सब मिलकर भी चला सकते हैं और कोई एक के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। तो ये तो होगी परिभाषा जिसकी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में वर्णन है। किसका? परिभाषा का। फिर आगे बात करते हैं साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहले साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिकतम कितने होने चाहिए? 50। यानी साझेदारी की स्थापना करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम होने चाहिए 50। लेकिन कुछ अन्य जो प्रावधान है वो ध्यान में रखना है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार एक आवश्यक पागल कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। यानी 1800, क्योंकि ये साझेदारी किससे ली गई है? अनुबंध अधिनियम 1872 से ली गई है। तो उसमें एक क्या नियम है? क्या नियम है कि कोई आवश्यक हो, आवश्यक जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, या कोई पागल हो, कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति को साझेदार के रूप में शामिल नहीं कर सकते हैं। साझेदारों में भविष्य में साझेदारों की संख्या घटकर 1 रह जाती है, क्योंकि कम से कम संचालित करने के लिए कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2। अगर कम से कम 1 रह जाती है तो साझेदारी स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, क्योंकि साझेदारी का निर्माण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं है। साझेदारी संलेख जो है उसमें अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं है। अभी ये उल्लेख तो कंपनी अधिनियम में दिया गया है कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 50। तो ये ध्यान में रखना है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम में साझेदारों की अधिकतम संख्या का उल्लेख नहीं है, केवल न्यूनतम संख्या लिखी गई है। ये अधिकतम जो संख्या है ये तो किस में लिखी गई है? कंपनी अधिनियम में लिखी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम 100 सदस्य हो सकते हैं। यानी जब ये प्रावधान आया था 464 के अनुसार, तो सरकार ने साझेदारी में अधिकतम संख्या 100 तक हो सकते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 में अधिकतम संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है। तो वर्तमान में कितनी है? 50 है। इन वर्तमान में कम साझेदारी में अधिकतम सदस्य 50 हो सकते हैं। अब एक तो ये होगी विशेषता कि कम से कम 2, अधिकतम कितने होने चाहिए? 50। और उसके साथ ही ये बता दिया कि एक पागल या आवश्यक है साझेदार के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, लेकिन लाभों के लिए तो कर सकते हैं। साझेदारी में भविष्य में संख्या अगर 1 रह जाती है तो वो बंद हो जाएगी। इसका अधिकतम का उल्लेख साझेदारी संलेख में नहीं है अभी। फिर आगे अनुबंध या समझौता। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का ही परिणाम है जो व्यवसाय का संचालन करते हैं और लाभ हानि को आपस में बांटते हैं। समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। यानी साझेदारी का निर्माण आप लिखित कर सकते हैं, मौखिक, जो आपकी इच्छा हो। लेकिन विवाद से बचने के लिए लिखित समझौता मान्य होता है। कल को अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाए तब लिखित ही मान्य होगा, यानी संलेख होना जरूरी है।
उसके बाद लाभों का विभाजन। साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना हो और उसे साझेदारों के मध्य निश्चित अनुपात में लाभ अनुपात में बांटना होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य सेवा देना है, लाभ कमाना नहीं है, तो वो साझेदारी नहीं होगी, क्योंकि साझेदारी में लाभ कमाना और लाभ का विभाजन होना जरूरी है। जैसे कई धार्मिक संस्थाएं हैं, वो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती, वो तो सेवा देती है भी, तो वो साझेदारी नहीं है। साझेदारी के लिए लाभ और लाभ आपस में बांटा जाए। अब एक नोट ध्यान में रखना है कि अवैध साझेदार को केवल फर्म के लाभों के लिए शामिल किया जा सकता है, हानियों के लिए नहीं। वैसे तो हमने पढ़ा है कि अवैध को साझेदार बना ही नहीं सकते, पढ़ा है ना हमने कि अवैध को साझेदार बना ही नहीं सकते, लेकिन केवल लाभों के लिए बना सकते हैं, हानियों में हिस्सा उसे नहीं दिया जाएगा, किसको? अवैध को। अगला है असीमित दायित्व। साझेदार में प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। तो साझेदारी में हर साझेदार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। अर्थात साझेदार के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त या पृथक रूप से क्या होता है? उत्तरदायी होता है, और इनका पृथक अस्तित्व नहीं होता है अपने व्यापार से। साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात फर्म से संबंधित सभी अनुबंध फर्म पर लागू होने के साथ साथ प्रत्येक साझेदार पर भी संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। जो नियम एक व्यापार पर इस फर्म पर लागू होंगे वो सभी साझेदार पर सामूहिक भी हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्तिगत रूप से भी लागू हो सकते हैं। पारस्परिक अभिकरण, प्रत्येक साझेदार व्यवसाय का संचालन यानी सभी मिलकर भी चला सकते हैं और सबकी ओर से किसी एक के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। उसके बाद है साझेदारी है उसके प्रकार। कौन कौन से प्रकार है भी? कि एक तो है समय अनुसार, एक उद्देश्य के आधार पर, एक दायित्व के आधार पर, एक वैधता के आधार पर। अब समय के आधार पर कौन सी है? निश्चितकालीन, और एक है अनिश्चितकालीन। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी। दायित्व के आधार पर सीमित साझेदारी, असीमित साझेदारी। वैधता के आधार पर वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी। ये हो गए साझेदारी के प्रकार। अब इनके बारे में देखते हैं भी। समय अनुसार, जिसे देखो नाम ही क्या है? निश्चित काल। निश्चित यानी फिक्स होना चाहिए, काल यानी समय। ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की जाती है उसे निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं, यानी जिसका समय अवधि क्या हो? फिक्स हो। अनिश्चित, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती है उसे अनिश्चित साझेदारी कहते हैं। उद्देश्य ऐच्छिक, किसी भी साझेदारी निश्चित अवधि के लिए साझेदारी समाप्त होने के बाद भी अगर जारी रहती है, यानी आपने जो अवधि तय की वो समाप्त होगी, फिर भी अगर आप व्यापार को जारी रखना चाहते हैं तो वो कौन सी हो जाएगी? ऐच्छिक। और किसी विशेष कार्य को करने के लिए आपने स्थापित किया तो वो है विशेष। और विशेष काम कौन से हैं? जैसे बांध बनाना, सड़क बनाना, पुल बनाना, नहर बनाना, ये क्या है? विशेष। अब है दायित्व। दायित्व के आधार पर सीमित। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम जिसके साझेदारों का दायित्व क्या होता है? सीमित। और फर्म का दायित्व चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति का उपयोग जिन्हें नहीं करना होता है वो उसे सीमित दायित्व है। जिन्हें निजी संपत्ति का उपयोग करना होता है वो तो असीमित है। जिनको अपनी निजी संपत्ति का उपयोग नहीं करना होता है वो कौन सी है? सीमित। जिन साझेदारों में सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है और वे फर्म का दायित्व चुकाने के लिए अपनी निजी संपत्ति का भी उपयोग करते हैं, असीमित साझेदारी कहलाती है। कौन सी कहलाती है अभी? असीमित। अब वैधता। वैध यानी देश का कानून, नियम, और अवैध देश के कानून के विरुद्ध। देश में प्रचलित नियमों के अनुसार स्थापित साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। साझेदारों की स्थापना देश में प्रचलित नियमों के अनुसार न हो तो ऐसे साझेदारी को अवैध साझेदारी कहते हैं। जो देश के नियमों के अनुसार नहीं हो वो अवैध, जो हो वो वैध। अब कौन सी कंडीशन है जिसमें अवैध माना जाता है? तो ये कंडीशन है जिसमें साझेदारी को क्या माना जाता है? अवैध। साझेदारों का स्थापन का उद्देश्य गैर कानूनी हो। इन आपने जिस साझेदारी की स्थापना की है उसका उद्देश्य ही गैर कानूनी है। उसकी संख्या 2 से कम हो जाए या 50 से अधिक हो जाए तो भी गैर कानूनी हो जाएगी, क्योंकि साझेदारी में कम 2, अधिकतम कितने होनी चाहिए? 50। साझेदार अगर आपका शत्रु देश का नागरिक है तो भी वो क्या जाएगी? अवैध। अब संलेख। साझेदारी संलेख कहते हैं या इसे विलेख कहते हैं। साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी साझेदारों के मध्य में जो लिखित सहमति होती है, लिखित में होनी जरूरी है बस। वैसे साझेदारी का निर्माण तो आप लिखित मौखिक कर सकते हैं, लेकिन संलेख हमेशा क्या होता है? लिखित। संलेख या विलेख। साझेदारी विलेख की विषय वस्तु विलेख भी कहते हैं, इसे संलेख भी कहते हैं, कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे फर्म का नाम, पता, उसका मुख्य व्यवसाय, साझेदारी के नाम, पते साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि, फर्म की लेखांकन अवधि, साझेदार प्रारंभ करने की तारीख, बैंक खाते का संचालन करने के बारे में नियम, लाभ हानि विभाजन का अनुपात,
पूंजी, ऋण और आर्ण पर ब्याज की दर, अंकेक्षण की नियुक्ति कौन करेगा, वेतन, कमीशन, बोनस साझेदारों को देना या नहीं देना है, प्रत्येक साझेदार के अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व है, फर्म के विघटन समापन पर खातों का निपटारा कैसे होगा, किसी साझेदार के प्रवेश करने पर, सेवानिवृत्त होने पर, मृत्यु होने पर क्या प्रावधान होगा। ये सब बातें किस में लिखी होती है, साझेदारी सल्लेख में। किसके बारे में, कि मेन बातें आपको ये ध्यान में रखना है कि लाभ अनुपात कौन सा होगा, पूंजी, ऋण, आर्ण पर ब्याज कितना होगा, वेतन, बोनस, कमीशन, भत्ते किस प्रकार दिए जाएंगे। अगर ये लागू होता है, लागू होने का मतलब अगर सल्लेख बनाया हुआ है तो सब बात लिखा पड़ी हुई है, सब आपने समायोजन किए हुए हैं। लेकिन साझेदारी सल्लेख है विलय के अभाव या मौन पर लागू होने वाले नियम, यानी अगर साझेदारी सल्लेख लागू नहीं होता है, अभाव कह सकते हैं, मौन कह सकते हैं, इस कंडीशन में कौन से नियम लागू होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि साझेदारी सल्लेख के अभाव में लाभ अनुपात तो होता है बराबर बराबर, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, आर्ण पर ब्याज नहीं लिया जाता, साझेदारों को वेतन, कमीशन, बोनस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अतिरिक्त जो ऋण देगा उस पर 6% वार्षिक दर से क्या दिया जाएगा, ब्याज। तो ये तो बातें हैं सामान्य नियम से संबंधित, किसके बारे में, साझेदारी के बारे में। और अब आगे जो टॉपिक होगा वो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पूंजी पर ब्याज।